आज हम बेसिक ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स पर बात करेंगे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एटम का सेंट्रल पार्ट काफ़ी डेंस होता है और उस सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट, जिनको हम शेल्स कहते हैं। और किसी भी एक एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो अगर हम एज अ होल एटम को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल्स, क्योंकि एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और ये मैंने अभी कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के किसी भी एक एटम में। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो एज अ होल एटम न्यूट्रल हो गया। तो हम ये कहेंगे कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। लेकिन अगर आप न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर हम न्यूक्लियस के चार्ज की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के चार्ज के बारे में हम कहेंगे कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की। जे रदरफोर्ड ने 1911 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करवाया और अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से स्कैटर्ड हुए एट सम एंगल, और फिर उसने उस स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स को स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व किया और उसने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ किया उसने, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड, ये वो ऑपरेटर्स है जो रदरफोर्ड ने यूज़ किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अल्फा सोर्स है जिसको हमने लेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। वो अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है। फिर इन अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करवाया गया और वहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट एंगल के ऊपर स्कैटर्ड हुए और फिर इन स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स को हमने स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन ली और वो ऑब्जर्वेशन जो थी वो ये थी कि दी अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। और हीलियम न्यूक्लियाई वो होते हैं जिसमें दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनका जो चार्ज होता है वो +2e होता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनमें से कुछ जो थे वो बहुत लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए, जबकि बहुत थोड़े ऐसे थे जो कि टकराने के बाद वापस आ गए, जिसको हम बैक स्कैटरिंग कहेंगे। और तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गए, जिनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। अब इन ऑब्जर्वेशन पर रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाला और वो कंक्लूजन उसका ये था, उसने ये कहा कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और अगर उनकी डिफ्लेक्शन हुई है तो इसका मतलब है कि जिस चीज़ से डिफ्लेक्शन हुई है वो चीज़ भी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और उसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगी। एक चीज़ तो ये। फिर उसने ये कहा कि क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब है कि जिस चीज़ से उसकी डिफ्लेक्शन हुई है वो बहुत डेंसली कंसंट्रेटेड है। और ये डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि बहुत थोड़े हैं, इसका मतलब है कि जिस चीज़ से डिफ्लेक्शन हो रही है उसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तीसरी ऑब्जर्वेशन उसकी थी कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेट स्ट्रेट। तो इससे उसने ये रिजल्ट निकाला कि क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन नहीं हुई और वो स्ट्रेट गुजर गए, इसका ये मतलब है कि एटम का बहुत सारा हिस्सा जो है वो खाली है। तो ये कंक्लूजन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दैट रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट positive charge of the atom is densely concentrated at the center of the atom, which is most of the mass of atom, and the central part of the atom is called
न्यूक्लियस। तो सेंट्रल पार्ट को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल लेकिन काफ़ी डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की। और ये भी रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया 1911 में, जब अल्फा पार्टिकल की नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई गई तो वहां से कुछ चार्ज रेडिएशन एमिट्स हुई जिनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। और ये इक्वेशंस आपके सामने है कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो नाइट्रोजन के ऊपर फॉल कर रही हैं और वो चेंज हो रहा है ऑक्सीजन में, और प्लस हमें प्रोटॉन्स मिल रहे हैं। अब अगर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को कैडविक ने डिस्कवर किया इनसाइड द न्यूक्लियस। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और ये चार्जलेस पार्टिकल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी डिस्कवरी के लिए अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई बेरिलियम के ऊपर, वहां से हमें कार्बन और प्लस न्यूट्रल पार्टिकल्स मिले जिनको हमने न्यूट्रॉन का नाम दिया। फ्रेंड्स, अब हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और हम इसको Z से डिनोट करते हैं। Mass number is the combined number of proton and neutron inside the nucleus is called mass number and it is denoted by A. तो mass number को हम ऐसे भी लिख सकते हैं that A is equal to Z plus N. न्यूट्रॉन नंबर होता है the number of neutron inside the nucleus is called neutron number, और न्यूट्रॉन नंबर को हम N से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास हो जाएगा N is equal to A minus Z. न्यूक्लियर मास की अगर हम बात करें तो मास ऑफ अ न्यूक्लियर पार्टिकल इज मेजर्ड इन यूनिफाइड मास स्केल U, और इसको हम डिफाइन करते हैं दैट 1U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। और हमें ये पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 टाइम 10 पावर 23 एटम्स, यानी एक नंबर ऑफ मोल में 6.02 टाइम 10 पावर 23 एटम्स मौजूद होते हैं, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक मोल कार्बन एटम के मास की बात करें और एक मोल कार्बन एटम के मास का मतलब होगा कि 6.02 टाइम 10 पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, क्योंकि हम इससे पहले देख चुके हैं कि एक मोल जो होता है वो 6.02 टाइम 10 पावर 23 एटम्स के, तो 6.02 टाइम 10 पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन हैव मास 12 ग्राम होता है। इसका मास एक मोल ऑफ कार्बन एटम का, और इसको अगर हम किलोग्राम में चेंज करें तो ये आ जाएगा 12 टाइम 10 पावर -3 किलोग्राम। तो ये हमारे पास मास आ गया 6.02 टाइम 10 पावर 23 एटम्स का। तो यहाँ से अगर हम एक एटम ऑफ कार्बन का मास निकालें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 6.02 टाइम 10 पावर 23 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं और दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 एटम ऑफ कार्बन हैज मास इज इक्वल टू 12 टाइम 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 6.02 टाइम 10 पावर 23। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया एक एटम का मास कार्बन के। अब अगर हम इक्वेशन 1 को यूज करें तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, दैट 1U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो उसी इक्वेशन को यूज करते हुए जो 1 मास ऑफ कार्बन है उसकी जगह हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं जो अभी हमने एक एटम की निकाली है, और वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं दैट 1U इज इक्वल टू 1.6606 टाइम 10 पावर -27 किलोग्राम। ये हमारे पास यूनिफाइड मास स्केल और किलोग्राम का रिलेशन आ गया कि अगर हमने कन्वर्जन करनी है यू से किलोग्राम में या किलोग्राम से यू में, तो हम इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि एक यू ऑफ मास से हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है। और फ्रेंड्स, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करने के लिए या मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जो है E इज इक्वल टू mc²। तो फ्रेंड्स, हम एक U मास की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में M को रिप्लेस कर दिया 1U के साथ। 1U मास किलोग्राम में अगर लिया जाए तो वो अभी हमने एक रिलेशन निकाला है दैट 1U इज इक्वल टू 1.6606 टाइम 10 पावर -27 किलोग्राम। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में
और यहाँ पे हम 1 यू का जो मास किलोग्राम में इक्विवेलेंट होता है वो लिख रहे हैं दैट 1.6606 टाइम 10 पावर माइनस 27 टाइम c स्क्वायर एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 टाइम 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और हमने यहाँ पे उसका स्क्वायर ले लिया और साथ इसके आ गया जाउल, क्योंकि यहाँ पे जो हम मास ले रहे हैं वो किलोग्राम में ले रहे हैं, तो उससे जो एनर्जी हमें मिलेगी वो जाउल में मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर रहे हैं कि जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपने कन्वर्जन करनी है तो उसके लिए आपको 1.6 टाइम 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने इसी वैल्यू से डिवाइड कर दिया और अब हमारे पास जो एनर्जी आ गई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेगा इज 10 पावर प्लस 6 के इक्वल होता है। तो ये वो एनर्जी है जो हम एक यू मास से हासिल कर सकते हैं।